Hello everyone, welcome you all with a new video of Organization, Commerce and Management. In this subject, we have already covered the theories of management and 14 principles of FIOL. Now we will continue with the F.W. Taylor Scientific Management Theory. फेडरिक विंस्लो टेलर्स जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया हुआ है। तो ये जो टेलर थे उनका जन्म 1856 में हुआ और मृत्यु 1915 में। वो एक अमेरिकन मशीनिस्ट थे। मिडवेल स्टील वर्क्स में काम करते थे फिलाडेल्फिया में, और धीरे धीरे उन्होंने उनके काम के प्रोग्रेस के कारण वहाँ पे चीफ इंजीनियर की पोस्ट हासिल कर ली थी, और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब देखो, हमने जो फायोल है हेनरी फायोल, उनके लिए देखा था कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। इन्होंने जो है वो अपनी अलग थ्योरी यहाँ पे डेवलप की हुई है, और फायोल की जो थ्योरी है वो एकदम अलग है। इन्होंने साइंस जो है उसको बेस लिया है अपने थ्योरी पे, इसीलिए इनके थ्योरी का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसी कारण इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। डेफिनेशन इन्होंने दी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू का मतलब होता है यहाँ पे मैनेजमेंट, वांट मेन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और यहाँ पे ये बोला गया है कि मैनेजर ने जो है वो मैनेजमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली ये देखना चाहिए पहले कि जितने मेन का मतलब यहाँ पे होता है जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हमने ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं, वो उनके थ्रू हम क्या करवाना चाहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको कौन सा काम हमें देना है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये पहले से ही ये उन्होंने एनालाइज कर लेना चाहिए कि कौन से व्यक्ति की इफ़िशियंसी कितनी है, और उस इफ़िशियंसी को हम चीफेस्ट वे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनका पहला प्रिंसिपल हम देखते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब देखो, इस प्रिंसिपल को जानने से पहले आपको थंब रूल क्या होता है ये पता होना चाहिए। थंब रूल का मतलब ये है कि पास्ट में जो आपने किया वही सही है और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। मतलब इट्स टोटली मैनेजर्स ओरिएंटेड रूल। जो थंब रूल होता है ये टोटली मैनेजमेंट या फिर मैनेजर के हिसाब से चलता है। यहाँ पे जो भी डिसीजंस है या फिर जो भी पावर ऑफ अथॉरिटी है वो सारी किसके हाथ में होती है? मैनेजर के हाथ में होती है। तो ये जो टेलर है ये इस बात को बिल्कुल भी नकार देते हैं, इसके अगेंस्ट है। वो इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज़ के पीछे आपको साइंस ढूंढना पड़ेगा, आपको थंब रूल के हिसाब से नहीं चलना होगा। जैसे पहले से चलता आ रहा है तो आगे भी वही चलेगा, नहीं। आपको अब कंडीशन जो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन एट प्रेजेंट आपकी क्या सिचुएशन है, कैसे हालात है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब जो भी आपकी मेथड्स है काम करने की, जो भी तरीका है उसको आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा और एनालाइज भी करना पड़ेगा साइंटिफिक वे में। ठीक है, उसे ही हम कहेंगे नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब थंब रूल क्या है ये आपको समझ में आ गया। जैसे पहले से जैसे चलता आ रहा है वैसे ही काम करो और वैसे ही आगे भी हम काम करेंगे, यही होता है थंब रूल। तो अब देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इन्होंने एक नई थियोरी दे के
जो रूल ऑफ थंब है उसको एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड किया। द मेथड डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि मैनेजर जो डिसीजन लेता है सही बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, पहले ही सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा वर्कर कितना काम कर सकता है, उसकी इफ़िशिएंसी क्या है, उसको हम किस लेवल तक स्ट्रेच कर सकते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्स है फिज़िकल या ह्यूमन रिसोर्स, उनको हम चीपेस्ट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके नए नए टेक्निक जो है वो साइंटिफिक वे में ढूंढना ही इनका प्रिंसिपल जो है ये बताता है। टेलर इंसिस्ट ईच जॉब्स शुड बी प्रोसेस्ड इन साइंटिफिक वे। सही बात है, इन्होंने यही बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक एम्प्लॉई के ऊपर डिपेंड नहीं रहो, मतलब किसी एक मैनेजर जो भी अथॉरिटी है उस पर डिपेंड मत रहो, उसी के प्लानिंग पे डिपेंड मत रहो, सिर्फ और सिर्फ उसका ही मत सुनो, बल्कि साइंटिफिक वे में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है उसका चुनाव करो। द प्लानिंग ऑफ वर्क इन आर ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इंट्यूशन और एक्सपीरियंस, इट शुड बी फॉलो द साइंटिफिक डायरेक्शन। अब यहाँ पे भी यही बोला गया है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो प्लानिंग का बेस ऐसा रखो कि सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन या एक्सपीरियंस पे ही बेस ना रहे, वो साइंटिफिक डायरेक्शन में अपने प्लानिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में करनी चाहिए। शुड नॉट बी बेस्ड ऑन हिट और मिस, इसका ही मतलब होता है ट्रायल एंड एरर मेथड्स। अब हमने फाइल की थ्योरी में यही देखा है कि आप एक नए नए थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करो ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो काम आता है तो ठीक, नहीं तो उस थ्योरीज को या उस मेथडोलॉजी को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि आप हर बार अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, हर बार हिट या मिस। हिट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से कोई टेक्निक काम कर जाती है अगर, तो उसे बोलते हैं हिट। मिस का मतलब ऐसा होता है कि कोई टेक्निक काम कर ही नहीं रही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एकदम वेस्ट है और उससे नुकसान हो रहा है, उसका मतलब होता है एरर्स। तो इस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं होना चाहिए, पहले ही सारी चीज़ें अच्छे से डिसाइड हो जानी चाहिए और उसी वे में, उसी साइंटिफिक वे में ऑर्गेनाइजेशन का काम चलना चाहिए, ऐसा यह टेलर का कहना है। उसके बाद सेकेंड प्रिंसिपल देखते हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब होता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और नॉट डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद नहीं होने चाहिए, जो डिस्प्यूट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय इन दोनों में बहुत अच्छी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक बहुत अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसके कारण मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन जो होती है, झगड़े वाली जो सिचुएशन होती है, जैसे स्ट्राइक कर लेते हैं एम्प्लॉय या किसी चीज़ पे वो लोग सहमत नहीं होते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो ऐसी चीज़ें हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating healthy work environment and achieving the desired goal, that is success. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस वो अचीव करे और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है वो प्रॉफिट गेन करें, और लॉन्ग रन भी एक उनका मोटो होता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्री सेटल्ड गोल है वो अचीव करना है, तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट इन दोनों के रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे, फ्रेंडली और कोऑर्डिनेशन वाले होने चाहिए उन दोनों के साथ। उन दोनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। ये भी लगभग जो हमने सेकंड वाला देखा था उसी से मिलता जुलता है।
Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focuses on change in the attitude of employees and management towards each other. मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि इस प्रिंसिपल के चलते जो भी मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनका नज़रिया एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए. बोथ शुड बी रियलाइज देयर इक्वल इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है. उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कम इम्पोर्टेंस कैरी करता है, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करता है. बोथ ग्रुप आर इक्वल, मैनेजमेंट ग्रुप एंड एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप दोनों भी इक्वल है. दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट. उसके बाद हम देखते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अब यहाँ पे यही बोला गया है, सेम ये भी जो है वो अपने सेकंड प्रिंसिपल के जैसा ही है. यहाँ पे कॉपरेशन जो है उसको बेस लिया हुआ है. और जैसे हमने फायर्स के प्रिंसिपल में देखा था ना, नॉट आई कंसीडर्ड वी, वैसे ही ये भी प्रिंसिपल हमें बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके जो भी सजेशंस होते हैं या फिर नए नए जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने ऑलवेज एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए. इससे होता क्या है, एम्प्लॉयज़ में अपने मैनेजमेंट के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, टीम वर्क काफ़ी अच्छा होता है और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चलता है. दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, दैट इज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट, these are the key ingredient of the principle. मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब देखो ये आधार स्तंभ है ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. तो इसीलिए इन्होंने एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और जितने भी इनके प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके सॉल्व कर लेने चाहिए. वही फ्रूटफुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो चाहे छोटी हो या बड़ी. नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना ये भी एक इनका बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है. यहाँ पे होता यह है कि जैसा एम्प्लॉय होता है उसके प्रकार से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिवाइड हो जाती है. प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड एनालाइज बी अकम्प्लिश्ड विद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़. अब इससे एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा काम कौन कर रहा है और उसकी इफ़िशियंसी क्या है. तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ के हिसाब से बांटी जाती है. वैसे ही यहाँ पे यही बोला है कि उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनका जो काम है वो बांटना चाहिए. Major planning is done by the top and middle level management authorities, whereas employees are concentrating on its execution. मतलब यही होगा कि जो भी इस बारे में डिसीजन लेगा वो तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ही हाथ में होगा. लेकिन जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन ऐसे वर्ड सुने होंगे ना आपने. फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आप वो काम ढूंढने जा रहे हो और किसी कंपनी में आप एज अ अकाउंटेंट लग गए, तो आपका जो हेड होगा वो होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो वही आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएगा कि आपको ये करना है, इतने इतने दिनों में करना है और इस वे में करना है. तो यही हो गया डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजर शुड हेल्प, इंकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़ फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. तो मैनेजर ने क्या करना चाहिए, हमेशा अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस उनको प्रोवाइड करना चाहिए और साथ ही इनकरेज करना चाहिए. इनकरेज करना मतलब किसी एम्प्लॉय ने अगर बहुत अच्छे से
परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे से काम किया है, तो उसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनी में देखा होगा आपने, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ऐसा बोर्ड या नोटिस पे ब्रॉड अक्षरों में या ब्रॉड वर्ड्स में लिखा जाता है, तो वो इनकरेजमेंट ही हुआ। तो ये भी एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही भाग है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ये लास्ट अपना प्रिंसिपल है टेलर का। ऑर्गेनाइजेशन शुड सिलेक्ट एंड असाइन द जॉब टू द एम्प्लॉयज़ एज पर द क्वालिफिकेशन, सेम है ये भी, यहाँ पे भी वैसे ही बोला गया है कि जैसा क्वालिफिकेशन होगा वैसा ही जॉब असाइंड होना चाहिए, अलॉट होना चाहिए एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय जो है वो सुटेबल है कोई क्लरिकल वर्क के लिए, तो उसको वही जॉब मिलना चाहिए। अगर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हायर डिग्री अक्यूट कर रहा है, तो उसको उसी प्रकार का जॉब जो है वो असाइन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वही हेल्पफुल भी होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड ट्रेन एंड डेवलप टाइम टू टाइम। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप जो भी मार्केट ट्रेंड्स है, लोगों के लाइक डिसलाइक है, वो हमेशा सेम नहीं रहते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। और काम करने की नई नई टेक्निक्स भी बाज़ार में आ रही है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, एडवांस्ड हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको आपके एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेन करना पड़ेगा। उनको जो भी डेवलपमेंट प्रोग्रामें हैं वो अटेंड करवाने पड़ेंगे, जिसके थ्रू वो खुद का भी एडवांसमेंट कर सके। Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and मैक्सिमम प्रॉस्पैरिटी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही नहीं सोचना है। यहाँ पे ये बोला है कि जो भी एम्प्लॉई है उसको प्रॉपर या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए खुद को भी डेवलप करने के लिए, और वही डेवलपमेंट एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के भी काम आता है, प्रॉस्पेरिटी के मतलब आगे बढ़ने के, समृद्धि के। फाइन गाइस, आई होप तुम लोगों को ये जो प्रिंसिपल्स है टेलर द्वारा बताए गए ये समझ में आ चुके होंगे। तो आपको काम क्या करना है, अभी एक बुक में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, और जो भी समझ में नहीं आ रहा वो आपको पूछना है। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।